Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 19 regarding the course issues in accounting practices. As we are on the course outline part 2, corporate accounting concepts and issues, where that is our course outline, second part of our course outline. Okay, so starting with our today's investment topic, as we have already covered some of its topic regarding in our previous sessions. हमने previous sessions में काफी सारे जो थे वो इसमें कवर अप कर लिए थे, बट अब इसमें फर्दर देखेंगे क्योंकि लास्ट सेशन में हमने सारा इन्वेस्टमेंट की वर्किंग देखी थी कि किस तरह हम लोग डेट सिक्योरिटीज और इक्विटी सिक्योरिटीज को हैंडल करते हैं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि इसमें इश्यूज क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं वो हमने स्टडी करने इस लेक्चर में कि क्या क्या इश्यूज रिगार्डिंग अकाउंटिंग एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स सी विद द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिस्क्राइब द अकाउंटिंग फॉर फेयर वैल्यू ऑप्शंस। फेयर वैल्यू ऑप्शंस क्या होती हैं? डिस्कस द अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। एक्सप्लेन वाई कंपनी रिपोर्ट रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। एंड अकाउंटिंग फॉर ट्रांसफरिंग इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज बिटवीन कैटेगरी। मैंने अगर ट्रेडिंग सिक्योरिटी से अवेलेबल फॉर सेल में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. That's our whole topics that we are going to cover. That is the reporting issues, fair value options, impairment of value, reclassification, adjustment, transfer between categories, fair value controversy, and then summary. फेयर वैल्यू ऑप्शंस की तरफ पहले चलते हैं। कंपनीज हैव द ऑप्शन टू रिपोर्ट मोस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट फेयर वैल्यू, जैसे हम लोग अभी पहले करते हैं, विद ऑल गेन्स एंड लॉसेज रिलेटेड टू चेंजेस इन फेयर वैल्यू रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट। जो भी ऑल गेन या ऑल लॉसेज होंगे फेयर वैल्यूज में वो किस में रिपोर्ट होंगे? एज अ इनकम स्टेटमेंट। अप्लाइड ऑन इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट बेसिस। फेयर वैल्यू ऑप्शन इज जनरली अवेलेबल ओनली एट द टाइम ऑफ कंपनीज फर्स्ट परचेज। कब अवेलेबल होगी? एट द टाइम ऑफ कंपनीज first purchase the financial asset or incur as a overall financial liability. Company must measure this instrument at fair value until company no longer has ownership. जब तक उसकी ownership या जो उस asset की ownership कंपनी के पास है, याद रखें उस टाइम तक उसे इसे fair value पे measure करना पड़ेगा। अगर fair value पे नहीं measure करेगा then there is a problem in reporting of fair value options. First of all, starting with the example, as we have studied the fair value options, Hardy company purchased stock in Fielder company during 2012 that it classifies as available for sale. At December 31st, 2012, the cost of this security is 100,000. यानी उसने स्टॉक परचेज किए फील्डर कंपनी के 2012 में और क्लासिफाई कैसे किए? एज अवेलेबल फॉर सेल. Or the cost of this security is 100,000. Its fair value on December is 125,000. If Hardy chooses fair option to account the Fielder's company stock, it makes the following entry. अगर उसने अकाउंट कैसे करना है इसे? फेयर वैल्यू ऑप्शन पे अकाउंट फॉर करना है अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी को, तो एंट्री वुड बी लाइक दिस। इक्विटी इन्वेस्टमेंट 25,000 की होगी। अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेज इनकम को, ये देख लें यहाँ पे किसको जा रहे हैं? इनकम को जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज ऑफ 25,000। ये हमने रिपोर्टिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यू ऑप्शंस। डरहम, अब यहां पे हम लोग किसकी तरफ आ रहे हैं? इक्विटी मेथड की तरफ आ रहे हैं। नाउ दैट इज फॉर द अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज में, ठीक है। Durham company holds a 28% stake in Sapan Incorporation. Durham purchased the investment in 2012 for 930,000. कितनी की परचेज की हुई है इन्वेस्टमेंट इन 2010 for 930,000 US dollars. At December 31st, 2010, the fair value of investment is 900. कितनी होगी फेयर वैल्यू उसकी? 900. यानी परचेज 930 पे है, फेयर वैल्यू 900 पे है। Durham elects to report the investment in Sapan's fair value option. अब ये किस पे कर रहा है? फेयर वैल्यू ऑप्शन पे कर रहा है। The entry to record it like this. First रिवर्स कर देंगे एंट्री। Unrealized gain and losses of income is 30,000, यानी 30,000 होंगे उसमें, and equity investment is of 30,000. अब देखिए कोई टोटली एंट्री रिवर्स हो गई जो हमने पिछली दफा की थी। पहले क्या था? अनरियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट टॉप पे थी, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस बाद में थी। और अब क्या हुआ है? अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेज टॉप पे हो गए इनकम में और इक्विटी इन्वेस्टमेंट नीचे आ गई बिकॉज इक्विटी की वैल्यू रिड्यूस कर गई है। इम्पेयरमेंट ऑफ वैल्यू, इम्पेयरमेंट ऑफ डेट और इक्विटी सिक्योरिटी, लॉसेज इन वैल्यू दैट आर डिटरमिन्ड टू बी एन अदर देन टेम्परेरी। वो लॉसेज जो अभी पता लगे कि ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट हो गए।
बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू टेस्ट, जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे हमने व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज, एंड बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू टेस्ट, उसमें फेयर वैल्यू टेस्ट करते थे हम, एंड चार्ज टू इनकम जो भी था कुछ होता था उसे किस में चार्ज करते हैं, चार्ज टू इनकम. सेम इम्पेयरमेंट विल बी डन ओवर हियर. Strickler company holds available for sale bond security with a par value and amortized cost of $1 million. 1 million की cost है. The fair value of these securities is 800,000. Sticky has previously reported an unrealized losses of these security as 200,000. उसने previously क्या किए थे, unrealized losses कितने report किए हुए, 200,000 as a part of comprehensive income. In evaluating the securities, seller now determines that it is probably will not collect the amount due. It record the impairment as follow. Loss on impairment 2 लाख. अब वो जो 2 लाख उसने लॉस में रखे थे उसे पता था कि ये वापस नहीं आने, तो जब नहीं आने तो दे हैव टू इम्पेयर इट. क्या करना, उसे इन्होंने इम्पेयर करना है. वो कह रहे हैं इन वैल्यूएटिंग द सिक्योरिटी Stickler now determines that it probably will not collect all amount due. वो सारी अमाउंट जो ड्यू हुई भी है 1 मिलियन वो सारी कलेक्ट नहीं होगी. तो इसका मतलब है लॉस ऑन इम्पेयरमेंट कितनी आ रही है, 200,000, एंड डेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई, कहां तक पहुंच गई हमारे पास, दैट इज ऑफ 200,000, यानी हमने उसे रिड्यूस करके लॉस ऑन इम्पेयरमेंट पे डाल दिया है. रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स भी होती हैं इसके अंदर. कैसे होती हैं, रिपोर्टिंग ऑफ चेंजेस इन अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस. कॉम्प्रिहेंसिव income is straightforward unless a company sells security during the year. करेक्ट, रिपोर्टिंग इन जब भी अनरियलाइज्ड गेन और लॉस में चेंज आएगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा. और कंपनी ने अगर कंपनी इसे सेल ना करे, अदरवाइज अगर सेल कर देगी तो देन देयर वुड बी अ डिफरेंट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. In that case, double counting results when the company reports realized gain or loss as part of net income, but also shows the amount as a part of other comprehensive income in the current period or previous year. यानी कि जब भी ये केस आगे कि वो सेल कर रहा है तो इसका मतलब है डबल काउंटिंग रिजल्ट्स व्हेन कंपनी रिपोर्ट्स रियल गेन एंड लॉसेज एज अ पार्ट ऑफ नेट इनकम आल्सो, बट आल्सो शो अमाउंट एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. यानी नेट इनकम में भी शो हो रही है और इन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी शो हो रही है, क्योंकि जब बेचेंगे तो किसका पार्ट हो जाएगा, नेट इनकम का, और जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है वो किसका पार्ट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, तो डबल काउंटिंग होगी ना. To ensure that gains and losses are not counted twice when sale, we use normally reclassification adjustment is necessary. और वही हम पढ़ रहे हैं कि reclassification adjustments हमने कैसे करने. Let's see an example. Illustration. Open company has following two available for sale security in its portfolio, Lehman and Woods. दो अवेलेबल हैं, एक की कॉस्ट 80,000, एक की कॉस्ट 120,000, फेयर वैल्यू 105,000, दूसरे की 135,000. अनरियलाइज्ड गेन कितना है, 25,000, 15,000, 40,000 का उसने आ गया. फेयर वैल्यू के बैलेंस किसमें आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, बिकॉज दोनों में गेन आ रहा है, तो दैट इज 40,000. तो जब हमारे पास 40,000 इज योर गेन, तो यहां पे एंट्री क्या पास होगी, वो तो होगी कौन सी वाली, अनरियलाइज्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेबिट एंड अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉसेस क्रेडिट. लेकिन हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कैसे रखना, नेट इनकम प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होल्डिंग गेन्स 40,000 वो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई. और दूसरी साइड अब हमने क्या किया, इसमें एक सिक्योरिटी को बेच दिया है. किसको बेच दिया है, लेहमन को बेच दिया है 1,05,000 का, ठीक है ना. और रियलाइज्ड गेन उसमें कितना हो रहा है अंदाजन, वो है तकरीबन 25,000 का. जितनी हमारे पास प्राइस थी उस पर हमने उसे बेच दिया. एट द एंड ऑफ इट्स फेयर वैल्यू द वुड्स कॉमन स्टॉक हैज एडिशनल 20,000, यानी कि उसकी वैल्यू 20,000 रुपए $20,000 एडिशनल बढ़ गई है. यानी 1,35,000 से कहां चली गई है, 1,55,000. तो वो तो बिक गई ऑलरेडी. उसके बाद वुड्स के लिए हम लोग क्या किया, एक 20 और एक 55, कितना डिफरेंस था, 35. और पुराना कितना था, डेबिट बैलेंस वो कितना था हमारे पास 40, यानी वो हमारे पास 40 बैलेंस था, ये हमारे पास क्या आ गया, 35 का बैलेंस आ गया. सो इन अदर वर्ड्स मैंने पिछले साल का तो सारा फेयर वैल्यू ऑलरेडी वहीं पड़ा है ना, 40,000 पड़ा है, तो 40,000 को मैंने वापस कितना करना है, वापस 35 पे लेके आना है, बिकॉज मैंने नई ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से उसे उस अकाउंट को बैलेंस करना है. यूं समझ लें कि जैसे मेरे पास अगर पहले कितना था, 40,000 पड़ा था, नहीं, अब मेरे पास सिक्योरिटी एक है और सिक्योरिटी एक के हिसाब से फेयर वैल्यू 35 बन रही है. मैंने अब उस 40 डेबिट को कितना करना है, 35 डेबिट करना है. मीन्स टू से आई हैव टू रिड्यूस इट बाय 5,000. तो जब मैं रिड्यूस करना है डेबिट बैलेंस को 5,000 से, तो मैं क्या करूंगा, 5,000 से क्रेडिट कर दूंगा. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग क्रेडिट.
Now further you can see that over here, in addition, open realized gain 25,000 on the sale of Lehman common stock. Comprehensive income includes both realized and unrealized component. Comprehensive income दोनों चीजें रख रही है, realized भी रख रही है और unrealized भी रख रही है। तो इसका मतलब है हमें इन दोनों को मिला के एक निकालना चाहिए, जिसे हम कहें कि टोटल रियलाइज्ड या नेट रियलाइज्ड या टोटल होल्डिंग गेन एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड। 25,000 हमें किधर पे मिला? जब हमने किसको बेचा? लेहमन को बेचा। अब 5,000 का एडिशनल हमारे पास एडिशन किसमें हुई? अनरियलाइज्ड गेन में, यानी उसमें से सब्ट्रैक्शन हुई, निकालना पड़ा हमें उसमें से। यही बात है ना, 40,000 को किसमें लेके आए? 35,000 में लेके आए। इसका मतलब 5,000 का मैंने अनरियलाइज्ड गेन जो उसमें से निकाला है, और क्योंकि पहले गेन कितना था हमारे पास? 40 था, अब कितना गेन रह गया? 35 रह गया। इसका मतलब 5,000 का लॉस हुआ ना। जब 5,000 का लॉस हो तो रियलाइज्ड गेन में से उसे मैं क्या कर दूंगा? एडजस्ट कर दूंगा। तो टोटल एक्चुअल गेन रिकॉग्नाइज्ड इज ऑफ 20,000, दैट इज कॉल्ड नेट गेन रिकॉग्नाइज्ड। यानी रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड जो है दोनों को हमने एड अप किया है और यहां पे निकला है वैल्यू दैट इज ऑफ 20,000। यानी ये हमारे पास वैल्यू निकली है जिसे हम कहते हैं दैट इज द टोटल गेन रिकॉग्नाइज्ड। 5,000 कहां से? जो पिछले में था, अनरियलाइज्ड गेन जो निकल रहा था हमने, जो चेंज करना था, एंड that one of realized holding gain. So now we have net income of 720,000. Other comprehensive income कैसे निकली हुई है? गौर से देखिएगा, that is of 20,000, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है ना। वो देखे ना यहाँ पे 25,000 माइनस ये 5,000 की गिर्द ब्रैकेट है, डोंट कंफ्यूज इट विद द प्लस साइन, ठीक है। माई ब्रैकेट साइन मीन्स द वैल्यू हैज अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो 5,000 इज अ नेगेटिव, तो 20,000 यहां बचा, और जो हमें एक्चुअल रिक्लासिफिकेशन से हमें कितना हमें मिल रहा था? 25,000 का हमें एक्चुअल में रिसीविंग आ रही थी। यही बात थी ना कि हमें एक्चुअल गेन कितना हुआ? रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट फॉर गेन इंक्लूडेड इन नेट इनकम, यानी 25,000 का हमें गेन था, और वहां पे हमें कितना आ रहा है? टोटल गेन अराइजिंग ड्यूरिंग पीरियड दैट इज ऑफ 20,000। तो टोटल डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कितना आ रहा है? 5,000। तो 720,000 जो हमारे पास नेट इनकम थी उसको हमने एडजस्ट कर दिया बाय 5,000, तो दैट बिकम 715,000। मीन्स टू से जो हमारे पास एडिशनल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आई थी वो हमने अगर टोटल नेट इनकम में से माइनस कर देंगे तो दैट बिकम्स आर ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर ये पॉजिटिव होगी तो हम उसे पॉजिटिव में ऐड कर देंगे, और अगर नेगेटिव में होगी, जैसे लॉस हो रहा था, 5,000 निकालने पड़े थे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में से, तो दैट मींस इट बिकम्स लॉस, और वो आपकी रिड्यूस करके कितना कर देगा? 7,15,000। दैट इज आर ओवरऑल रिटर्न्स जो हमारे सामने आए हैं। नाउ ट्रांसफर बिटवीन कैटेगरीज के, एक या दो कैटेगरीज के बीच में ट्रांसफर्स कैसे की जाती हैं, यानी आपस में अगर मैं कहूं कि ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग टू अवेलेबल फॉर सेल किस तरह करनी है, और अवेलेबल फॉर सेल टू ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर पहली ट्रांसफर करनी है ट्रेडिंग सिक्योरिटीज टू अवेलेबल टू सेल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट बेसिस कैसे चेंज होगी? सिक्योरिटीज ट्रांसफर्ड एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर विच इज द न्यू कॉस्ट बेसिस फॉर द सिक्योरिटी। उसे क्या लेके आने? जिस डेट को ट्रांसफर आएगी उसी फेयर वैल्यू को एट द डेट लेंगे, और विच इज द न्यू कॉस्ट ऑफ दैट सिक्योरिटी, और सी क्या कहेंगे हम? दैट इज द न्यू कॉस्ट ऑफ दैट सिक्योरिटी। इंपैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑन स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या होगा? द अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेज एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज स्टॉक होल्डर इक्विटी। जो भी हमें ट्रांसफर की डेट को गेन या लॉस होगा वो किसको ट्रीट करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? शेयर होल्डर्स इक्विटी को डिग्री करेंगे। और ये किसमें हम करें? ट्रेडिंग से सेल की, अवेलेबल टू सेल पे आ रहे हैं, तो जाहिर बात है अवेलेबल फॉर सेल के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी? हमें चाहिए होगी आवर ओवरऑल शेयर होल्डर्स इक्विटी इफेक्ट। इंपैक्ट ऑन ट्रांसफर क्या आएगा? अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, यानी जो भी अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होगा एट द डेट ऑफ ट्रांसफर वो रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा? इन इनकम में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बट अगर ट्रांसफर फ्रॉम अवेलेबल टू सेल टू ट्रेडिंग होगा तो फर्क क्या आएगा? सिक्योरिटी ट्रांसफर एट फेयर वैल्यू एट द डेट विच इज द न्यू कॉस्ट बेसिस। जब दोनों काम फेयर वैल्यू पे होनी है तो जब ट्रांसफर हो रहा है तो वो न्यू कॉस्ट कहलाएगी। द अनरियलाइज्ड एंड गेन एंड लॉसेज एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इंक्रीज और डिक्रीजेज शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो सेम चीज वही होनी है, और दोनों में सिक्योरिटीज में सेम चेंज आ रही। अज्यूम दैट एडजस्टिंग एंट्रीज टू रिपोर्ट चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ करंट आर नॉट येट रिकॉर्डेड। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी अभी फेयर वैल्यू से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन अभी रिकॉर्ड नहीं हुई। दोनों में देखें तो दोनों में ट्रांजेक्शन सेम तरह की चाहिए, चाहे मैंने अवेलेबल फॉर सेल जाना है, ट्रेडिंग जाना है, एट द एंड उसने फेयर वैल्यू पे काउंट होना है, शेयर होल्डर्स इक्विटी को इंक्रीज डिक्रीज करना है, और इनकम में उसने के लॉस या गेन ने रिकॉग्नाइज होना है। दोनों केस में यही होना है। ट्रांसफर फॉर फ्रॉम हेल्ड टू मैच्योरिटी टू अवेलेबल फॉर सेल, नाउ देयर इज अ चेंज। यानी अगर ट्रांसफर फ्रॉम हेल्ड टू मैच्योरिटी टू अवेलेबल फॉर सेल हो तो तब क्या होगा? देखिएगा,
सिक्योरिटी ट्रांसफर एट फेयर वैल्यू, एट द ट्रांसफर डेट फेयर वैल्यू पे होगा, ठीक है ना। एंड द सेपरेट कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इंक्रीज्ड, एक सेपरेट कंपोनेंट शेयर होल्डर्स इक्विटी का बना देंगे जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर लिखे जाएंगे। कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बिकॉज शेयर होल्डर्स इक्विटी में ही एक सेपरेट कंपोनेंट बन जाएगा। सेम इज द केस विद हैपन व्हेन वी आर ट्रांसफर फ्रॉम अवेलेबल टू सेल टू हेल्ड सिक्योरिटी, यानी दोनों में सेम चीजें आएंगी कि सिक्योरिटी ट्रांसफर फेयर वैल्यू पे होंगे और अनरियलाइज गेन या लॉसेज जो है वो सेपरेट कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। जबकि हमारे पिछले में क्या हो रहा था, सिक्योरिटी ट्रांसफर एट फेयर वैल्यू डेट विच इज द न्यू कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी। यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर एट फेयर वैल्यू ऑफ डेट एट द ट्रांसफर, यानी न्यू कॉस्ट नहीं होगी, सिर्फ फेयर वैल्यू पे वो ट्रांसफर होंगी। Fair value controversies. There are certain controversies related to fair value. Measurement based on intent. ये हमेशा intent पे बेस कर रहा होता है. There is no, यानी आप यूँ समझ लें पर्सनल इंट्यूशंस पे बेस कर रहा होता है कि आपकी क्या measurements आ रही हैं. गेन ट्रेडिंग, कुछ कई दफा ये जो फेयर वैल्यू है दैट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द गेन ट्रेडिंग, कि गेन कितना ट्रेड हो रहा है। जब भी आपको पैसे ज्यादा नजर आएंगे तो आप उसी के लिए यूज करेंगे, उसी वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो दैट मींस फेयर वैल्यू इज नॉर्मली डिपेंडेंट ऑन द गेन ट्रेडिंग। आप कभी भी लोअर साइड पे नहीं जाएंगे, हमेशा हायर साइड पे जाएंगे। लाइबिलिटी नॉट फेयरली वैल्यूड, यहाँ पे लाइबिलिटीज फेयरली वैल्यू नहीं होती कि किस तरह फेयर वैल्यू होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ your overall value. So these are the three controversies that exist on the fair value controversy. देखें लाइबिलिटी कैसे, मैंने एक स्टॉक बेचा, उसे दोबारा खरीदा, उसकी वैल्यू जिस पे मैंने खरीदा था उससे लोअर चल रही है। अब एट द एंड जब मैं उसकी बात करूंगा तो वो मेरे लिए क्या होगी, एक तरह से मेरे लिए जितनी अमाउंट का डिफरेंस है वो लाइबिलिटी कहलाएगी ना। और जब वो मेरे लिए लाइबिलिटी कहलाएगी, इन दैट मींस मैं ये कहूंगा कि दैट इज नॉट फेयरली वैल्यूड। उसे मैं क्या कर रहा हूँ, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस कर रहा हूँ, कभी इक्विटी कर रहा हूँ, कभी इनकम कर रहा हूँ। But at the end that was not fairly valued. Now moving towards some derivatives. अब हम लोग कुछ derivatives की तरफ जा रहे हैं कि what does that means by for the derivative instrument. Derivative instruments क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। Defining derivatives, कुछ derivatives को हम define कर रहे हैं। Financial instruments that derive their value from values, यानी कि एक derive कर रहा है value को other value को, for example stock, bonds and commodities. So that means एक सिक्योरिटी दूसरी सिक्योरिटी को जन्म दे रही है या जनरेट कर रही है, तो उससे हम कहते हैं दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव जो नॉर्मली मशहूर हैं, फाइनेंशियल फॉरवर्ड और फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स होते क्या, मैं अगर एक सिक्योरिटी को बैक करूं दूसरी सिक्योरिटी के साथ तो उसे मैं कहूंगा दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। वही कह रहा है ना, दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम वैल्यू, यानी वैल्यू को वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी देयर अदर एसेट से आप डिराइव करें। मैं कहूं जी अच्छा मेरे पास जो है वो सपोज 1 लाख के मैंने लोन दिए में 10 एक पर्सनल लोन दिए में, लोग उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गेटिंग ऑन द वाइट स्क्रीन सो यू हैव अ क्लियर आइडिया। सपोज you have 1 lakh value loans given to people at personal loan for interest. Now अब मेरे पास आगे क्यों कह रहे पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे हमने ये कहा है कि इंटरेस्ट पे हमने लोन दिए में। अब जब लोन दिए हुए मैंने इंटरेस्ट पे, तो इसका मतलब है ये इंटरेस्ट बेरिंग है। सपोज दैट इंटरेस्ट इज 10%। अब 1 लाख पे उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। मैं कहूं कि अगर ये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000, कितना मिल रहा है मुझे, 10,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, वाई नॉट मैं इसी लोन के 10 टुकड़े बनाऊं। तो इसी लोन के अगर मैं 10 टुकड़े बनाऊंगा तो कितना होगा, 1 लाख डिवाइड बाय 10, और 10 बना तो एक एक टुकड़ा कितने का है, 10,000। मैं कहूं ये 10,000 में के मेरे पास 10 सिक्योरिटीज बनी और कहा जी कि मैं चलो मुझे 10% मिल रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं आगे जो है ये मैं 8% पे सिक्योरिटीज इशू कर देता हूं। क्या कर देता हूं मैं, 8% पे, यही सिक्योरिटी 10,000 की 8% पे मैं सिक्योरिटीज
इशू कर देता हूं। यानी आपने उस लोन के 10 टुकड़े किए, उन्हें अलग अलग बॉन्ड की शक्ल दी और बॉन्ड्स इशू कर दिए और 8% मिलेंगे, यानी मतलब 10,000 के ऊपर 8% रेट मिलेगा आपको। पहले क्या रिसीव हो रहा है 10%, उसमें से 2% खुद कमा रहे हैं, बाकी 8% क्या आगे 10 टुकड़ों को दे देंगे। आपने खुद भी कमा लिया 2% और जो आगे के 8% है वो आगे भी दे दिया। अब आपके पास जितने मेरे 1 लाख लगे हुए थे ना, फंसा हुआ था पैसा, मेरे पास मेरा 1 लाख वापस आ गया और उन्हें रिटर्न भी जा रहा है। तो दैट मीन्स अ सिक्योरिटी इज बैक्ड बाय सिक्योरिटी। क्या कहलाता है ये? सिक्योरिटी इज बैक्ड बाय सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी की बैकिंग किससे आई हुई है? सिक्योरिटी से बैकिंग आई हुई है। तो इसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। 10,000 के 10 टुकड़े जनरेट हुए, नई सिक्योरिटी जनरेट हुई है, इसे कहते हैं हम दैट इज नोन एज योर ओवरऑल व्हाट से एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर सिक्योरिटी। ये हमारी कहलाती है सिक्योरिटी की वैल्यू। सो दैट इज नोन एज योर ओवरऑल 10,000 इज योर फर्स्ट सिक्योरिटी या डेरिवेटिव वैल्यू। तो इस तरह डेरिवेटिव बनते हैं। अब अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, जो अगर शुरू में जो 10 जिसने 100,000 लोन लिया हुआ है वो नहीं देता, वो इंटरेस्ट बंद कर देगा, तो कौन कौन अफेक्ट होगा? पूरी लाइन, पूरी चेन अफेक्ट होगी। तो दैट इज द वे हाउ द डेरिवेटिव्स वर्क्स। सो गोइंग बैक टू आवर स्क्रीन, so that is how the derivative work. 3 different types of derivatives, जो futures हैं वो भी इसी पे बेस करते हैं, options हैं वो भी इसी पे बेस करते हैं, swaps are also being based on these things, swaps भी इसी पे बेस कर रहे होते हैं। Who use derivative and why? कौन लोग यूज करते हैं? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जैसे लोग, आम लोग यूज कर रहे होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा? दोज हैं हु यूज डेरिवेटिव। कोई दफा स्पेकुलेटर्स या आर्बिट्राजर्स ले रहे होते हैं। स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो कह रहे हैं अच्छा अभी ये प्राइस इसकी जो है 10,000 है, अच्छा जैसी इसकी 10,012 हो जाएगी प्राइस मैं इसे फौरन बेच दूंगा और 12 का प्रॉफिट ले लूंगा। दोबारा अगर मैं सोचूंगा कि हाँ जी प्राइस बढ़ रही है तो 10,012 पे दोबारा परचेज कर दूंगा और 10,014 में बेच दूंगा, यानी 2-2, 4-4 रुपए का मैं फायदा निकालना चाहूंगा। इसका मतलब है दे आर स्पेकुलेटिंग, कि बेचते हैं उसके बाद दोबारा खरीदते हैं, बेचते हैं उसके बाद दोबारा परचेज कर लेते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। Then another one is the arbitrager. Arbitrager ज्यादा यूज करते हैं। कैसे arbitrager? Arbitrager की मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि what the arbitrators actually means. For example, arbitragers कैसे वर्क करते हैं? मैं कहता हूं कि a person, उसे पता लगता है कि यार यहां पे जो है ये वाली प्रोडक्ट सपोज लीवर ब्रदर्स की इंडिया में तो 10 रुपए की है, पाकिस्तान में यही प्रोडक्ट जो है वो 20 रुपए की है। आपने कहा व्हाई नॉट मैं इंडिया से खरीदूं पाकिस्तान में बेचूं? मीन्स आप सस्ती चीज दे लेके महंगी बेचें बेस्ड ऑन एरियाज, बेस्ड ऑन योर ओवरऑल स्ट्रेटेजीज, तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्राजर। मैं कहूं अच्छा मुझे लोन मिल रहा है 8% पे और अगर मैं 8% पे लोन लेके इसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके 16% कमाऊं तो व्हाट डिड आई डू? आई यूज द आर्बिट्राज कि मैं 8% उसे दे रहा हूं, 8% जेब में डाल रहा हूं, लोन भी वापस जा रहा है। So that is what it means. It's a arbitrage. Basic principle of accounting for derivative: recognize derivative in financial statement as a asset or liability. हमेशा asset या liability की तरह रिकॉर्ड होते हैं। Report derivative at fair value, हमेशा fair value पे रिपोर्ट करने हैं। Recognize gain or losses resulting for speculative in derivative immediately in income. जो भी हम करेंगे गेन या लॉस इसकी स्पेकुलेशन से, कि अभी हमें सस्ता महंगा हो रहा है, आपने फौरन बेच लिया, दोबारा खरीद लिया, फिर और महंगा हो रहा है तो ताकि और प्रॉफिट मिल जाए हमने बेच के दोबारा खरीद लिया। तो इसकी जितना भी गेन या लॉस होगा वो इनकम में रिपोर्ट होगा। Report gain and losses resulting from hedge transaction differently depends on the type of hedge, कि कितना टाइप ऑफ hedge है, how much is the hedge, hedge की वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा होता है। रिपोर्टिंग देखें, अब सिर्फ हम लोग hedge पे नहीं रिपोर्ट कर रहे। हेज का मतलब ये होता है कि मैं किसी लॉस से बचना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट अ हेज। हेज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि बाउंड्री डिसाइड कर देना। जब आप किसी चीज की बाउंड्री डिजाइन कर देंगे तो इसका मतलब है यू आर एक्चुअली सिक्योरिंग देम फ्रॉम द लॉस। तो इसका मतलब है रिपोर्ट गेन और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम हेज ट्रांजेक्शन डिफरेंटली, ये हमेशा डिफरेंटली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हेज, कि किस टाइप की आपने हेजिंग ली है। एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, किस तरह से डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द ऑप्शंस। नाउ व्हाट द ऑप्शंस इज, ऑप्शंस होती क्या है? देखिए, मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास एक ऑप्शन दीजिए, जैसे हमने पिछले डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज में बात की थी कि वहां पे आपको ये कहा जाए कि ओके
यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन बाय दिस ऑप्शन, और इसमें ऑप्शन के पास आपकी ये ऑप्शन रहेगी कि आप 10,000 या 1,000 शेयर इस स्पेसिफिक प्राइस से परचेज या सेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास राइट है कि यू कैन राइट टू बाय और सेल दिस स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स एट दिस लोअर और हायर प्राइस ऑन विच यू कैन अर्न अ प्रॉफिट, तो दैट इज नोन एज ऑप्शन। देखिए, जब हमें बाय करनी है आप लोअर प्राइस मांग रहे होंगे, मार्केट में हायर प्राइस चल रही तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास जो है वो सेल करना चाहता हूं, क्या करना चाहते हैं आप, कुछ सेल करना चाहते हैं, जिसे कहा जाता है पुट ऑप्शन। एक होती कॉल ऑप्शन, एक होती पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल एंड कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय। पुट ऑप्शन में वो कहते हैं कि यार मैं इसे हायर प्राइस पे सेल करना चाहता हूं तो एक्साइज प्राइस हायर होगी, हायर देन मार्केट, और जब हायर देन मार्केट प्राइस होगी तो डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल सो यू हैव अ क्लियर आइडिया रिगार्डिंग इट। Assume that a company purchase a call option contract from Baird Investment Corporation. वो call option purchase हो रहा है, means right to buy. On January 2, 2012, when Laredo shares are trading at $100 per share, the contract gives the option to purchase 1,000 shares, referred to as notional amount of Laredo stock as an option price of 100 per share. The option expires on 30th April. The company purchased the call option for $400. यानी उसको ऑप्शन, यानी ऑप्शन की प्राइस भी 100 है और उसमें मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है 100, तो एक्साइज करने का तो फायदा ही नहीं है। मार्केट प्राइस भी वही है और ऑप्शन प्राइस भी। फायदा तब होता है कि मार्केट प्राइस ज्यादा पे गई भी होती है और आपकी ऑप्शन प्राइस लोअर होती, लेकिन उसने ये ऑप्शन प्राइस कितनी खरीदी, इन अदर वर्ड इसे कहा जाता है ऑप्शन प्रीमियम। क्या ऑप्शन कितने में खरीदा, तो इसे कहा जाता है कि ऑप्शन के ऊपर ऐड। देखें, आपके पास एक चीज, आपके सर्टिफिकेट दिया गया ना, आपको ऑप्शन दी गई है, उस ऑप्शन की कोई कॉस्ट होगी, तो उससे ऑप्शन को कितने में परचेज किया गया, 400 में परचेज किया गया है। तो इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखें, कॉल ऑप्शन डेबिट कैश क्रेडिट, यानी 400 के हिसाब से हमने इस कॉल ऑप्शन को परचेज किया, तो कॉल ऑप्शन इज नॉट डेबिटेड and cash credit, and now call option is your investment. Remind it, it's your investment. Call option 400 and cash is credit. So that is entry for the option premium. The option premium consists of two things: intrinsic value plus time value. दो चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, एक कहलाती है intrinsic value और एक कहलाती है time value. First of all, intrinsic value is the difference between market price and the preset strike price. Strike price means excise price. जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, कि ये एक्चुअल वैल्यू है या एक्चुअल बेनिफिशियल वैल्यू है जो हमें कॉल ऑप्शन से रिसीव होनी है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द ऑप्शन होल्डर। किससे रिप्रेजेंट होती है, ऑप्शन होल्डर से, यानी कि कितना अमाउंट रियलाइज हो रही है। इफ एक्साइजिंग द ऑप्शन इमीडिएटली ऑन जनवरी 2, 2012, द इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो। क्यों जीरो है, बिकॉज 100 ही मार्केट प्राइस है, 100 ही ऑप्शन प्राइस है, दोनों 100 माइनस 100 क्या आएगा, जीरो, बिकॉज द मार्केट प्राइस इक्वल्स द प्रीसेट स्ट्राइक प्राइस। एक्साइज प्राइस का दूसरा नाम एक्साइज प्राइस, प्री स्ट्राइक प्राइस भी है, यानी स्ट्राइक प्राइस एंड एक्साइज प्राइस आर द वन एंड द सेम थिंग, एंड द अदर वन इज द टाइम वैल्यू। एंड व्हाट इज दैट, मीन द ऑप्शन वैल्यू ओवर एंड अबव इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके ऊपर ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। टाइम वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द पॉसिबिलिटी दैट द ऑप्शन हैज अ फेयर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी ये वो शो करता है दैट द फेयर वैल्यू उसकी जो है वो ग्रेटर देन किसके है, जीरो से। हाउ, बिकॉज देयर आर सम एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस ऑफ Laredo शेयर विल इंक्रीज अबव द स्ट्राइक प्राइस ड्यूरिंग द ऑप्शन टर्म, द टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज $400. इन अदर वर्ड्स आई वुड से दैट ऑप्शन प्रीमियम is known as your time value. क्या कहेंगे उसे, ऑप्शन प्रीमियम is your time value, यानी कि that is what we say the time value, कि यानी ऑप्शन कितनी वैल्यू अपनी इंक्रीज करी। देखें, अगर मेरे पास ये मुझे पता लग जाता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज होनी है, तो मुझे ऑप्शन की डिमांड बढ़ जाएगी कम होगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। क्यों, आपको पता है यार फ्यूचर में बढ़ जाएंगी, इससे अच्छा ऑप्शन ले लो, ऑप्शन लेके एक्सरसाइज कर लेंगे, सस्ती चीज मिल जाएगी हमें, क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन है, सस्ते में बाय करें, बेचना तो महंगे पे ही है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो $400 है ये मेरी क्या कहलाएगी, टाइम वैल्यू, जिसे हम कहेंगे दैट इज आर वैल्यू ऑन विच वी आर गोइंग टू परचेज आर ऑप्शन, यानी परचेज प्राइस ऑफ ऑप्शन इज योर टाइम वैल्यू। इसीलिए कह रहा है दैट ऑप्शन वैल्यू ओवर एंड अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू तो रिसीव हो रही है, ऑप्शन वैल्यू कितनी रिसीव हो रही है, रिफ्लेक्ट्स द पॉसिबिलिटी दैट द ऑप्शन हैज फेयर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो।
ऑप्शन की भी तो वैल्यू, देखें आपने कोई सर्टिफिकेट परचेज करना है, उसकी वैल्यू होगी ना कोई, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। हाउ, बिकॉज देयर आर सम एक्सपेक्टेशन दैट प्राइसेस ऑफ लार्डो शेयर विल इंक्रीज अबव स्ट्राइक प्राइस ड्यूरिंग द ऑप्शन टर्म एज इंडिकेटेड दैट द टाइम वैल्यू ऑफ फॉर द ऑप्शन इज $400, यानी कि ये ऑप्शन हो सकती है। नाउ दैट 400 कुड रिड्यूस और कुड इंक्रीज, इट वुड बी ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। नाउ you can see that there are two dates that is being written, that is March 31st 2012, April 16 2012। मार्च प्राइस कितनी, $120 पर शेयर, और टाइम वैल्यू कितनी होगी, $100, यानी कितनी कम हो गई आपकी प्राइस कॉल ऑप्शन ऑफ, दैट इज ऑफ $100। और अप्रैल 16 को कितने की होगी प्राइस, 115 पर शेयर, और डॉलर वैल्यू कितनी होगी कॉल ऑप्शन की, 60, यानी पहले 400 की खरीदी थी ऑप्शन, अब कितने की बिक रही है, $100 की, और अप्रैल में जाए कितने की बिकेगी, $60 की। ऑन मार्च 31st, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट मार्च 31st, इफ द प्राइस ऑफ लारेडो शेयर इंक्रीजेस 120 पर शेयर, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज नाउ 20,000। कैसे आया, हाँ 1000 शेयर्स की ऑप्शन थी ना आपके पास, इंटू 20, तो कितना, क्यों 20, 100 से ऊपर कितना गया ये प्राइस, 20,000 का हमारे पास क्या आ गई, इंट्रिंसिक वैल्यू। द कंपनी कैन एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन एंड परचेज 1000 shares from Barrett Investment for $100 per share. It can then sell the shares at the market for $120 per share. This gives the company the option contract of $20,000. That is the whole concept behind it, 120 minus 100. Now on March 31st, what the entry would be record? It record the increase in intrinsic value. कैसे रिकॉर्ड होगी, गौर से देखिएगा, कॉल ऑप्शन 20,000 की एडिशनल आ गई है, एंड अनरियलाइज्ड गेन ऑन लॉस, ये किस में रिपोर्ट होती थी, इनकम में। जैसे बात की थी कि डेरिवेटिव किस में रिपोर्ट होते हैं, इनकम में होते थे, तो हमने कहा जी कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ गई है और 20,000 एडिशनल आ गए। अब मार्केट अप्रेजल इंडिकेट दैट द टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 100। नाउ अब कितनी आ गई, 100 आ गई, 400 से वो सीधा $100 पे आ गई, तो इसका मतलब $300 का हमें अनरियलाइज्ड गेन या लॉस हो गया है, ठीक है। तो इनकम क्या होगी, डेबिट, एंड कॉल ऑप्शन जो है वो रिड्यूस कर दी, यानी कि अब कॉल ऑप्शन जो एसेट की प्राइस थी वो कितने से रिड्यूस हो गई है, दैट इज बाय 300, बिकॉज उसकी प्राइस गिर गई है। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू को भी अकाउंट फॉर कर दिया है और हमने साथ ही टाइम वैल्यू को भी अकाउंट फॉर कर दिया है। Now coming to the April 31st, the company report call option in its balance sheet as a fair value of 20,100। कितनी वैल्यू की ऑप्शन पुट करेगा वो, 20,100। 20,000 is the gain plus 100 is also being time value. Unrealized holding gain which increases the net income, ये चीजें नेट इनकम को इंक्रीज कर देंगी। लॉस ऑन टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन विच डिक्रीजेस नेट इनकम, उसने नेट इनकम को डिक्रीज कर दिया, बिकॉज एट द एंड हर चीज कहां क्लोज हो रही है, नेट इनकम में। Now, April 16, now March 31st सारा क्लोज हो गया। April 16, the company settle the option before it expires. Company want to settle the option before it expire. To properly record the settlement, it updates the value of option and decreases the intrinsic. 120 पे गई थी ना, अब अप्रैल 16 क्या हुआ, 115 पे प्राइस आ गई थी, याद है ना, टेबल में देखा था $115 पे, कितने का लॉस हो गया, $5 का हो गया। तो इसका मतलब है 20 minus 15, 5 into 1000, तो 5000 का हमारे पास हमारी वैल्यू ऑफ जो ओवरऑल कॉल ऑप्शन है वो रिड्यूस होगी। तो क्या एंट्री होगी, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन इनकम, कॉल ऑप्शन 5000 रिड्यूस कर गई, बिकॉज वैल्यू हैज गॉट डिक्रीज्ड। द डिक्रीज इन टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन, $40 और गिर गई है टाइम वैल्यू, यानी ऑप्शन की प्राइस जो है $40 और गिर गई है। तो अगेन क्या होगा, अनरियलाइज्ड डेबिट, कॉल ऑप्शन क्रेडिट बाय $40। So that is how we are going to do accounting for a derivative instruments. Now at the time of settlement, the call option carrying a value of follow, January 1 400 call option के आया था, फिर उसके बाद March 31st को 20,000 आया, then March 31st को क्रेडिट भी हुआ, April 16 को 5,000 आया, 40 आया। So we have a balance of 15,060. The settlement of option is recorded as like this, you can say. Cash 15,000, first one. Loss on settlement of option कितना आया है यहाँ पे, that is 60, and call option is 50,060. यानी now we are just closing या settling the option, यानी जो भी options थी हमारे पास हमने क्या कर दिया, उसे सेटल आउट कर दिया। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 15,000 तो हमारे पास ओरिजिनल आ रही है, बिकॉज 115 थी ना आखिरी प्राइस, तो इसका मतलब है 115,000 और 1 लाख डिफरेंस कितना है, 15,000 का। तो कैश कितना आया हमारे पास, 15,000। लॉस ऑन सेटलमेंट कितना हुआ, 60 का। क्यों 60 का हुआ, कि हमारी
जो टाइम वैल्यू थी वो कितनी हो गई है, 40 पे आ गई है, एंड कॉल ऑप्शन कितनी थी, 50,060. दैट इज आवर कॉल ऑप्शंस. समरी इफेक्ट ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन नेट इनकम. क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं नेट इनकम के समरी पे. ऑन March 31 नेट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कॉल, यानी वैल्यू इंक्रीज करी थी 20,000 और 300 का, तो हमने कहा जी इतनी इंक्रीज कर गई है. इनकम में इफेक्ट क्या आया, पॉजिटिव 19,700 का. अप्रैल 16 को उसकी प्राइस क्या हो गई, गिर गई 5,000 से, और साथ ही $40 भी डिक्रीज हो गई. तो हमने क्या किया, इसे रिड्यूस कर दिया इनकम को 5,040 से. सेटलमेंट में ओवरऑल रिडक्शन कितनी आई है, $60 की आई है. तो टोटल हमारे पास नेट इनकम कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 14,600. ये हमारे पास इनकम आई है फ्रॉम द कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. Because the call option meets the definition of an asset, the company record it as a balance sheet. हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मैंने अभी पहले कहा था. It also reports the call option at fair value. ये हमेशा कॉल ऑप्शन किस पे रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं. With any gain or loss reported in income. कोई भी गेन या लॉस हो किस तरह रिपोर्ट करते हैं, as net income. Then again, difference between traditional and derivative financial statement. दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिशनल डेरिवेटिव होते हैं और एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए. डेरिवेटिव कौन से होते हैं, स्टॉक ऑप्शन, स्वैप एंड फ्यूचर्स. द इंस्ट्रूमेंट हैज वन और मोर अंडरलाइंग एंड टू अंडरलाइंग पेमेंट प्रोविजंस. यानी इंस्ट्रूमेंट के पास एक या एक से ज्यादा पेमेंट प्रोविजंस होती हैं. कैसे, स्टॉक ऑप्शन में एक तो प्रीमियम कमा के दे रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और एक इंट्रिंसिक वैल्यू. द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट एंड इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी ये इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत कम या इन्वेस्टमेंट ही रिक्वायर नहीं करते एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर अ परमिट नेट सेटलमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट में आपको नेट सेटलमेंट करना जरूरी होती है एट द एंड ऑफ द टाइम. यानी कि इसके लिए आपको एट द एंड इसकी फुल कंप्लीट सेटलमेंट, जैसे भी हमें पहले की है भी ऑप्शंस की, उसी तरह इसकी भी सेटलमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं. Features of traditional and derivative financial instruments. Traditional financial instruments, trading securities, derivatives, call options, payment provisions, stock price times the number of shares, payment हो जाती है. Change in stock price times into number of shares, ये difference आता है. Initial investment, investor pay full cost. Initial is much less than full cost. क्या initial pay किया था call option के लिए हमने, सिर्फ $400, only $400. पूरी अमाउंट तो नहीं पे की थी हमने, तो सिर्फ वो खरीदा था $400 का. सेटलमेंट, डिलीवर स्टॉक टू रिसीव कैश. हम लोग सारे स्टॉक उस टाइम डिलीवर करते हैं. रिसीव कैश इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन चेंज इन स्टॉक प्राइस टाइम्स द नंबर ऑफ शेयर्स. यानी कि हमेशा किस तरह होगी, रिसीव कैश इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन चेंज इन स्टॉक प्राइस इन टाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स. आखिर में जब हम सेटलमेंट करते हैं तो सारा का सारे स्टॉक बेचते हैं और रिसीव कर लेते हैं कैश लेके. उसमें क्या होता है, जितना इंक्रीज आई है वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें वो चीज रिसीव हो जाती है. गौर से देखो तो डेरिवेटिव में हर चीज चेंज पे डिपेंड करी. किस पे डिपेंड कर रही है, चेंज पे डिपेंड कर रही है. जबकि ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में चेंज पे डिपेंड नहीं कर रही, एक्चुअल्स पे डिपेंड कर रही है. डेरिवेटिव्स यूज्ड फॉर हेजिंग. डेरिवेटिव क्या हो, यूज किए जाए हेजिंग के लिए. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हेजिंग. हेजिंग क्या होता है, द यूज ऑफ डेरिवेटिव टू ऑफसेट नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट. यानी आप इस डेरिवेटिव को यूज करें और उससे अपनी हेजिंग लें. देखिए अभी मेरे पास ऑप्शन आई थी जैसे कि $100 थी और प्राइस 120 थी. मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं बाय कर सकता हूं $100 के कॉल ऑप्शंस. क्या बाय कर सकता हूं, कॉल ऑप्शन $100 के. जब मैं $100 के कॉल ऑप्शंस बाय कर सकता हूं, इन दैट केस व्हाट आई मीन टू से इज के मेरे पास एक तरह से हेजिंग है ना. अगर सपोज मैंने आज से $100 के अगर 1,000 शेयर खरीदने तो मेरे पास 1 लाख है. मैंने अगर सपोज किसी ट्रांजेक्शन के लिए 1 लाख की पेमेंट करनी, कितने की पेमेंट करनी, 1 लाख की. अब 1 लाख की अगर मैंने पेमेंट करनी है, मैं आज ही कॉल ऑप्शन लेके रख देता हूं. मैं कहता हूं और मैं ये भी सोच रहा हूं कि यार कहीं फ्यूचर में प्राइसेस और ऊपर ना चली जाए, फ्यूचर में प्राइसेस कहीं और ऊपर ना चल जाए, बिकॉज आई नीड फंडिंग आफ्टर 2 मंथ्स कि मुझे 1 लाख की ओवरऑल फंडिंग रिक्वायर्ड है. तो मैंने क्या किया, आज ही कॉल ऑप्शन रख लिया अपने पास. और मैं ये भी सोच रहा था कि यार फ्यूचर में प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी. नाउ व्हाट आई डू, आई हैव डन द हेजिंग. मैंने क्या किया है,
हेजिंग की है, यानी एक चीज को एक चीज के साथ हेज यानी आपस में जोड़ा है, तो इसी कहते हैं दैट व्हाट वी नोन एज हेजिंग। समटाइम्स ये कॉल ऑप्शंस वगैरह जो हैं, ये जितने भी हैं फ्यूचर्स हैं, ये सारे के सारे हेजिंग के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। FASB allows स्पेशल अकाउंटिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ हेज, फेयर वैल्यू हेज एंड कैश फ्लो हेज। दो तरह के हेजेस होते हैं, वन इज नोन एज फेयर वैल्यू हेज एंड अदर वन इज कैश फ्लो hedge. Then fair value hedge, first one we talk about, the company uses derivative to hedge the exposure of change in fair value. यानी किससे hedge कर रहा है? फेयर वैल्यू। जैसे बढ़ गई थी ना फेयर वैल्यू, तो उससे ही वो बचना चाह रहा है कि यार ये वैल्यू ना बढ़े, मेरी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो आपने उसे रोकने के लिए किया, ठीक है ना। यू आर गोइंग टू स्टॉप इट के यार इस वैल्यू पे रोक दें, ठीक है ना। ये बहुत दफा एक्सचेंज रेट्स में होता है। नॉर्मली अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 100 से 120 जा रही, तो यू वांट टू हेज कि यार ये यहीं पे प्राइस रहे, ठीक है ना। ये तो मैंने स्टॉक की बात की थी, बट इट मोर यू कैन से दैट इनकम्पेटिबल। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज रेट की एग्जांपल लूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि अगर मैंने किसी को पेमेंट करनी है और मुझे डर है कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, तो मैं हेज करूंगा, जिसमें कहूंगा कि हाँ जी इस रेट पे मैं एक्सचेंज रेट उठा सकता हूं। अब मुझे अगर पता है कि फ्यूचर में ज्यादा भी हुआ तो मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता हूं, दैट मींस आई एम हेजिंग। और यही वो कह रहा है कि द एक्सपोजर और इन फेयर वैल्यू इंक्रीज होने के चांसेस हैं, इसीलिए मैंने हेजिंग की है ऑन रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी और अनरिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट, यानी जो रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट नहीं हुआ उसके भी वैल्यू इंक्रीज के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। कंपनी कॉमनली यूज सेवरल टाइप ऑफ फेयर वैल्यू हेज, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड पुट ऑप्शंस। दो तरह के फेयर वैल्यू हेज यूज किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ hedging the transactions, interest rate swap and put options. Now call option क्या थी? right to buy, put option is right to sell। और interest rate swap means कि एक जगह का इंटरेस्ट कम है, दूसरे का ज्यादा है, आपने कम से लोन लिया, ज्यादा वाली जगह पे पे कर दिया, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग इंटरेस्ट रेट स्वैप। in other words you can say that 8% में मैंने एक कंट्री से लोन लिया, वही लोन मैंने किसी और को प्रोवाइड कर दिया एट द रेट ऑफ 10% इन अदर कंट्री, तो दैट मींस 2% तो मैंने कमा लिया, तो दैट इज मींस इंटरेस्ट रेट स्वैप। Now see an example so you have a clear idea regarding fair value options and swaps and put options. On April 1, 2012, Hayward Company purchased 100 shares of Sonama stock at market price of $100 per share. Howard does not intend to actively trade this investment. It consequently classifies Sonama investment as available for sale. कैसे क्या classify किया उसे? Available for sale. Hayward record this available for sale investment as follow. कैसे होगी रिकॉर्ड? गौर से देखिएगा। यानी हेवर्ड ने परचेज किए तो क्या होगा? इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट। 10,000 के परचेज किए, 100 शेयर्स थे $100 के, तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट हुई। तो ये उसने कहा जी ये रिकॉर्डिंग की है अप्रैल 1, 2012 को, जब उसने परचेज कर लिए हैं। देन fortunately for Hayward the value of Sonama shares increases to 125 per share during 2010. On December 31st, 2012, Hayward record the gain on this investment as follow। यानी कि अब क्या आ गया? December 31st जितना गेन आया किस तरह रिकॉर्ड करेगा? इक्विटी इन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेबिट। क्यों डेबिट हो रही है? बिकॉज ये अब आपके पास फेयर वैल्यू इंक्रीज डेबिट बैलेंस ले आई है, ठीक है। एंड अनरियलाइज्ड गेन ऑन इक्विटी क्रेडिट, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग हुई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में, जितनी भी 2500 की, 25 into 100 शेयर्स दैट इज 2500। Hayward report the Sonama investment as balance sheet। कैसे? एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल 12,500। शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या चीजें ऐड हो जाएगी? अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन। क्यों शेयर होल्डर्स इक्विटी? प्रीवियस आपने अगर एग्जांपल देखी एंट्री देखी हो तो उसमें इक्विटी को एड्रेस किया गया, दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, बिकॉज इट्स फॉर द अवेलेबल टू सेल टाइप ऑफ थिंग। Now further, Hayward is exposed to this that the price of Sonama will decline। अब उसे क्या लग रहा है कि 125 से एकदम से गिरेगी। To hedge this risk, Hayward lock its gain on the Sonama investment by purchasing a put option on 100 shares of stock। अब उसने क्या किया? इसे सिक्योर करने के लिए पुट ऑप्शन परचेज कर ली है for 100 shares of common stock। Hayward entered into the put option contract on January 2, 2013। उसने इसी बचाने के लिए जनवरी 2, 2013 को एक पुट ऑप्शन परचेज कर ली एंड डेजिग्नेट द ऑप्शन एज फेयर वैल्यू, और डेजिग्नेट क्या किया? ऑप्शन एज अ फेयर वैल्यू हेज फॉर सोनामा इन्वेस्टमेंट। दिस पुट ऑप्शन गिव हेवर्ड द ऑप्शन टू सेल सोनामा एट अ प्राइस ऑफ 125। यानी कि उसने पुट ऑप्शन ने ऑप्शन दी कि वो किसी टाइम भी इसे कितने की पर बेच सकता है?
125 यूएस डॉलर्स की बेच सकता है, चाहे कोई भी प्राइस, चाहे 100 ही क्यों ना चल रही हो मार्केट में प्राइस, ये 125 यूएस डॉलर्स की इसे आराम से मार्केट में सेल आउट कर सकता है। Since the exercise price equals to the current market price, no entry is necessary for that. कभी हमने क्या कहा कि दोनों की प्राइस इक्वल है तो कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। At December 31st, 2013, the price of Sonama has declined to 120. Now, what we are going to identify? We are going to identify the gain. And कैसे unrealized gain 500 income and fair value adjustment कितनी होगी 500, यानी अब fair value जो है उसकी 500 से कम हो गई, क्रेडिट बैलेंस में आ गई, और अनरियलाइज्ड लॉसेस हुए हैं, यानी कि जो पहले इनकम में रखे हुए थे 125 के, वो 500 के हिसाब से रिड्यूस हो गए बिकॉज द वैल्यू हैज गॉट रिड्यूस्ड। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पुट और ऑप्शन शेयर ऑन December 31st, 2013। पुट ऑप्शन 500, अनरियलाइज्ड गेन ऑन इनकम 500, यानी कि हमें पुट ऑप्शन की वैल्यू क्या हो गई है 500 एडिशनल हो गई है। देखें अगर पिछले में देखें तो पिछले में हमने क्या है December 31st को उसकी प्राइस 120 डिक्लाइन कर गई है, तो फेयर वैल्यू तो रिड्यूस हो गई। एक तरफ आपने फेयर वैल्यू को मैनेज करना है, दूसरी तरफ आपने पुट ऑप्शन की वैल्यू को मैनेज करना है। तो अब हमारे पास क्या आ गई, इनकम जो थी 500 थी, नाउ 500 वर्थ ऑफ पुट ऑप्शन हैज इंक्रीज्ड। वो ऑप्शन पुट ऑप्शन जो ली हुई थी उसकी वर्थ कितनी इंक्रीज कर गई, दैट इज ऑफ 500, यानी 500 के हिसाब से उसकी पुट ऑप्शंस जो है वो इंक्रीज कर गई बिकॉज इट्स हैज वर्थ मोर। तो यहां पे आ गया द फॉलोइंग जनरल एंट्री रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन ऑन सोनामा शेयर, यानी कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सोनामा शेयर ऑन December 31st, 2013, दैट इज 500 एंड अनरियलाइज्ड गेन ऑन इनकम इज 500। ये गेन हमें एडिशनल हो रहा है किसमें, पुट ऑप्शन में। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आएगी तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल 12,000 आ रही, पुट ऑप्शन कितने की आ रही है 500 की आ रही है, ठीक है ना, यानी पुट ऑप्शन जो है हमने इतने की आराम से परचेज वैल्यू रखी हुई है। अदर इनकम में अनरियलाइज्ड गेन कितना आ रहा है 500 का आ रहा है, अनरियलाइज्ड लॉस अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी में वो कितना आ रहा है 500 पे आ रहा है, यानी जो अवेलेबल टू से फॉर सेल सिक्योरिटी थी उसमें 500 का लॉस आ रहा है और जो पुट ऑप्शन है वो 500 का गेन शो कर रही है, यानी इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेड ऑफ। ये क्या शो कर रहा है, ट्रेड ऑफ, बिकॉज जो फर्स्ट एंट्री थी वो किस तरह पास की गई थी, वो थी हमारी एग्जैक्टली बेस्ड ऑन योर अवेलेबल टू सेल, क्योंकि ये ऑप्शन क्या चल रही थी, दैट इज टाइप ऑफ अवेलेबल टू सेल। तो एक तरफ मैंने अवेलेबल टू सेल भी रखना है, दूसरा पुट ऑप्शन रखनी है। अगर मैं अवेलेबल टू सेल रखता हूं तो मेरी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 500 से डिक्रीज की है, लेकिन अगर मेरे पास पुट ऑप्शन भी है तो इसका मतलब है पुट ऑप्शन मुझे 500 का फायदा दिला सकती है। उस फायदे को कैसे रिकॉर्ड करूंगा, पुट ऑप्शन डेबिट, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन इनकम क्रेडिट। Now you can see the balance sheet presentation as we have already seen that already realized holding gain put option 500, यानी कि पुट ऑप्शन में लगाता हूं तो मुझे 500 का गेन आएगा, और अनरियलाइज्ड लॉस अगर अवेलेबल टू सेल की तरह रखता हूं तो उसमें मुझे 500 का लॉस डेफिनेटली होगा। Now the next thing is the cash flow hedge, यानी कैश फ्लो के hedges को हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है। Use the hedge exposure to cash flow risk which results from variability in कैश फ्लोज, यानी हेजिंग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं बल्कि कैश फ्लो रिस्क की भी होती है, उससे हेज किया जाता है फॉर वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लो। रिपोर्टिंग फेयर वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। गेन और लॉस इन इक्विटी एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये अब गेन और लॉस किस में रिपोर्ट होगा, एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। किसके पार्ट पे होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। Let's see an illustration. That's a quite comprehensive illustration. As you can see that in September 2012, Allied Kenco anticipate purchasing 1,000 metric ton of aluminium on January 2013. कितना परचेज कर रहे हैं, 1,000 metric ton of aluminium on January 2013. As a result, Allied entered the aluminium future contract. Now there's a future contract. In this case, aluminium future contract give Allied right to obligation to purchase 1,000 metric ton of aluminium for $1,550 per ton. This contract is good until contract expires in January 2013. यानी ये contract तब तक अच्छा है until the contract expires in January 2013, यानी सितंबर से जनवरी 2013 तक का उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। The underlying for this derivative is the price of aluminium. Allied entered into the future contract on September 1, 2012. Assume that the price to be paid today to be delivered on जनवरी इज द स्पॉट प्राइस, यानी कि जो आज की जो प्राइस है वो क्या होगी, स्पॉट प्राइस इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो आज की प्राइस होगी वो क्या किसके इक्वल हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की। विद द टू प्राइस इक्वल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज नो वैल्यू,
जब दो प्राइसेस इक्वल हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, अज्यूम दैट द प्राइस टू बी पेड टुडे, क्या अज्यूम कर रहे हैं, प्राइसेस आज पे की गई और आज की प्राइस वही होगी जो स्पॉट प्राइस है, और अगर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस सेम है तो दैट मींस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज नो वैल्यू, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स स्पॉट प्राइस इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट मींस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज नो वैल्यू, सो देयर इज नो एंट्री नेसेसिटी। हाँ, अगर कोई एंट्री होती तो दैट वी आर गोइंग टू डू। नाउ at December 31st 2012 the price of January delivery of increases to 1575, Allied makes the following entry, किसका बेनिफिट हुआ है ना, और जब बेनिफिट हुआ तो बेनिफिट कैसे रिकॉर्ड होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेबिट, जिस यानी अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेल करेंगे तो 25,000 का फायदा है हमें, और अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन इक्विटी इज क्रेडिट, कैसे निकाला है, 1575 माइनस 1550 इंटू 1000 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन। Allied report the future contract in the balance sheet as current asset, यानी अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नाउ अब एक्सरसाइज करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे एडिशनल, 25,000 का बेनिफिट कंफर्म है। In January 2013, Allied purchases 1000 metric ton, यानी अब जनवरी आ गया तो उसने क्या किया, Allied ने परचेज किया 1000 metric ton for 1575, कितने के, 1575, and make the following entry, ये एंट्री आएगी, एल्यूमिनियम इन्वेंट्री डेबिट एंड कैश क्रेडिट। एट द सेम टाइम Allied makes a final settlement on future contract, it records the following entry, cash 25,000 एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 25,000 जो हमने ऑलरेडी उस पे किया हुआ था। सो इन अदर वर्ड्स वी हैव अ टोटल वैल्यू ऑफ 1550,000, दैट इज आवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। यानी उसने जनवरी 13 में Allied ने परचेज कर ली, और किससे परचेज की, 1575 पे, और साथ ही उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था उसे भी एक्सरसाइज कर लिया फाइनल सेटलमेंट का, तो उसे उसने क्या किया, दैट इज नाउ बीइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज इफ यू सी ऑन द बैक स्लाइड्स यू कैन सी दैट देयर इज एन ऑप्शन दैट 1505 पर टन, तो उसने क्या किया, एंटर इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी पेड टुडे इक्वल टू प्राइस, यानी उसके पास क्या था, राइट एंड द ऑब्लिगेशन टू परचेज 1000 मेट्रिक टन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी उसके पास अब क्या था कि Allied को ने कहा था कि परचेज करना है 1000 मेट्रिक टन, और Allied ने कहा जी मैं एल्यूमिनियम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे चलाता हूं। जब परचेज करना है तो परचेज किस पे पिक कर रहा है, वो परचेज पिक कर रहा है ऑन योर ओवरऑल मार्केट प्राइस। तो परचेज कितने की, 1575,000, यानी 1.7575 मिलियन में, और जब उसी टाइम पे Allied ने क्या किया, फाइनल सेटलमेंट, यानी इन अदर वर्ड्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया, तो बेनिफिट कितने का आ रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑफ कैश डेबिट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, यानी दैट बेनिफिट इज ऑल्सो बीइंग देयर। यू कैन कंबाइन दीज टू एंट्रीज इनटू वन, बट इट्स बेटर टू एलोकेट बोथ द एंट्रीज इन अ टू डिफरेंट मैनर्स। Now effect of hedge on cash flow, कैश फ्लो का hedge किस तरह होता है, anticipate cash flow, wish to fix cash paid at 1,550,000 यानी 1.55 मिलियन, एक्चुअल कैश पेड कितनी है, 1575 लेस कैश रिसीव्ड ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितनी, 25, तो हमारे पास फाइनल कैश पेड कितनी है, ये 1.55 मिलियन। देयर वाज नो इनकम इफेक्ट एट दिस पॉइंट, Allied accumulate in equity the gain and the future contract, क्योंकि Allied का जितना भी accumulate हो रहा था वो इक्विटी में हो रहा था, तो इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एज अ पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो किस तरह था, एज अ पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट अंटिल पीरियड व्हेन इट सेल्स द इन्वेंट्री, और ये तब तक रहेगा जब तक वो इन्वेंट्री सेल नहीं कर देता। Now let's see an illustration regarding cash flow. Assume that the Allied process, वही example चल रही, the aluminium into finished goods. Allied processes की है aluminium को और finished goods बना दी. The total cost of canes, including the aluminium purchase on January 2013, is 1.7 million. यानी ये the cost of canes बन रही है. Allied sells the canes on July 2013 of 2 million and record the sales as follow. कैसे sales record होगी? That is cash to sales revenue. ये इस तरह उसने sales record कर ली. Now you have to record the cost also. Cost of goods sold 17 million, 1.7 million and inventory कम हुई है ना, 1.7 million यहाँ पे आ गया. Further, since the effect of anticipated transaction has now affected earnings, यानी जो anticipated transaction की थी ना, कि हमने assume किया था कि ये future में इनकी prices क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो Allied makes the following entry related to hedge transaction. कौन सी, unrealized gain on equity 25,000,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000, यानी हमने 25,000 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दी। क्यों कम कर दी? बिकॉज हमने जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंटर की थी वो 1.7 मिलियन के हिसाब से एंटर की थी, जबकि वो 25,000 लोअर में परचेज हुई थी। बिकॉज आपने जो फर्स्ट एंट्री की थी दैट इज बेस्ड ऑन योर ओवरऑल इन्वेंट्री। जो आपको याद होगा, ये हमने एंट्री की थी 1575 वाली, दैट इज 1575, जो कि ये क्या था? एल्यूमिनियम इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में से अगर मैं 17 मिलियन पूरा निकाल रहा हूं तो इसका मतलब है मैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को प्रॉफिट से कम हूंगा, यानी इन अदर वर्ड्स मैं अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट से ऑफसेट कर रहा हूं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी रिड्यूस्ड विद द अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन एंड लॉस ऑफ 25,000। अदर रिपोर्टिंग इश्यूज, कुछ रिपोर्टिंग इश्यूज और भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्बेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, कोई ने दैट इज अ न्यू टाइप ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इज द हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, यानी कन्वर्टेबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टू पार्ट्स, द डेट सिक्योरिटी रेफर टू एज होस्ट सिक्योरिटी एंड द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू कॉमन स्टॉक इज नोन एज एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, यानी इनके अंदर फर्दर ऑप्शन एम्बेडेड है, यानी एक तो है ही वो ऑलरेडी डेरिवेटिव, उसके अंदर भी फर्दर ऑप्शन एम्बेडेड है, तो इसे कहते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। टू अकाउंट फॉर एन एम्बेडेड डेरिवेटिव कंपनी शुड सेपरेट इट फ्रॉम द होस्ट सिक्योरिटी, होस्ट सिक्योरिटी से इसे सेपरेट करना पड़ता है एंड देन अकाउंट इट यूजिंग द अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव। दिस सेपरेट प्रोसेस रेफर टू इट बाइफर्केशंस, यानी कि हमने उसे होस्ट सिक्योरिटी से अलग किया, यानी बॉन्ड में से अलग किया, देन वी हैव टू डू अकाउंटिंग फॉर इट, तो इसे हम कहते हैं बाइफर्केशंस। क्वालिफाइंग हेज क्राइटेरिया, मतलब क्या हेज क्राइटेरिया, किस बेस पे आपको हेजिंग की रिक्वायर होती है? क्राइटेरिया दैट हेजिंग ट्रांजैक्शन मस्ट मीट बिफोर रिक्वायरिंग द स्पेशल अकाउंटिंग फॉर हेज। डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क एंड डेजिग्नेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ हेज रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑन रिपोर्टेड अर्निंग ऑन द चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। दीज आर द थिंग्स दैट ऑन विच द hedge transaction must meet before requiring a special accounting for hedge, यानी जब भी आपने अकाउंटिंग फॉर hedge करनी उनसे पहले ये चीजें होना बहुत जरूरी हैं। डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क एंड डेजिग्नेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ hedge रिलेशनशिप, यानी hedge का जो रिलेशनशिप है आपको पता हो कि हाँ जी आपने ये ट्रांजेक्शंस लेनी है और दोनों कंपनीज को पता हो कि दे आर यूजिंग hedge। अफेक्ट ऑन रिपोर्टेड अर्निंग्स ऑफ चेंज इन फेयर वैल्यू और कैश फ्लो, यानी जो भी रिपोर्टेड अर्निंग है उनमें चेंज इन फेयर वैल्यूज को अकाउंट फॉर करना है, यानी रिपोर्ट अफेक्ट जो भी आया रिपोर्टेड अर्निंग में बिकॉज ऑफ चेंज इन फेयर वैल्यू दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर, नॉट ओनली फेयर वैल्यू और ऑल्सो इन कैश फ्लो, जो भी रिपोर्टेड अर्निंग में चेंज आया इसकी वजह से। समरी ऑफ द डेरिवेटिव अकाउंटिंग अंडर गैप, स्पेकुलेशंस होती हैं, हेजिंग होती है, कैश फ्लोज होती हैं, इनके लिए डेरिवेटिव यूज किया जाता है। अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव और देखें आप, फेयर वैल्यू विद अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन एंड लॉस रिकॉर्डेड इन इनकम, ये भी इनकम में रिकॉर्ड होता है। हेजिंग फेयर वैल्यू ये भी रिकॉर्डेड इन इनकम होता है। कैश फ्लो, अ फेयर वैल्यू विद अनरियलाइज्ड गेन एंड हेज रिकॉर्डेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होते हैं, दो पार्ट इज ऑल्सो एन इनकम बट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कहते हैं। व्हेन द हेज ट्रांजैक्शन कैश फ्लोज अफेक्ट अर्निंग, व्हेन द हेज ट्रांजैक्शन कैश फ्लोज अफेक्ट अर्निंग्स, जब भी हेज ट्रांजैक्शन की कैश फ्लोज हैं वो अर्निंग्स को अफेक्ट करेंगी। जैसे हमने हेज ट्रांजैक्शन अभी की थी, ये एट द एंड किसको अफेक्ट किया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिड्यूस किया था, तो एट द एंड किसको अफेक्ट किया? इनकम को ना, तो दैट मींस दैट अफेक्ट्स द कैश फ्लो ऑफ अर्निंग्स। अकाउंटिंग फॉर हेज आइटम नॉट एप्लीकेबल, स्पेकुलेशन में कोई हेजिंग नहीं होती। हेजिंग फेयर वैल्यू, ऑफ फेयर वैल्यू विद गेन एंड लॉसेज रिकॉर्डेड इन इनकम। यूज अदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर हेज आइटम्स, यानी कि बहुत सारे और भी गैप के रूल्स हैं जो कैश फ्लो की हेजिंग को यूज करते हैं। कॉमन एग्जांपल, कॉल और पुट ऑप्शन फॉर स्पेकुलेशन, हेजिंग के लिए पुट ऑप्शन टू हेज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यूज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कैश फ्लो, हम किसके लिए यूज करेंगे? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कैश फ्लोज, उसके लिए हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज योर कैश फ्लो मेथड। सो अबाउट दीज थिंग्स, हमने भी देखा कि हर एक पार्टी या हर एक सिक्योरिटी की डिफरेंट इंटरेस्ट है। व्हाट अबाउट द गैप, इनमें क्या गैप क्या कहता है? यानी वेरियस इंटरेस्ट एंटिटी, पुट ऑप्शन की डिफरेंट पर्पज है, कॉल ऑप्शन का डिफरेंट पर्पज है, हेजिंग का डिफरेंट पर्पज है, फ्यूचर्स का डिफरेंट पर्पज है। तो यानी इसमें आप गैप क्या कहते हैं? गैप कहता है टू मॉडल ऑफ कंसोलिडेशन, जब भी इनको मॉडल करना है तो इसके दो मॉडल ऑफ कंसोलिडेशन में कंसोलिडेटिंग बनाता है। वोटिंग इंटरेस्ट मॉडल, इफ अ कंपनी ओन्स मोर देन 50% ऑफ अनदर कंपनी देन कंसोलिडेटेड इन मोस्ट केसेस,
कंसोलिडेशन जब भी करनी, अगर वो 50% से ज्यादा कंपनी को ओन करता है तो वहां पे कंसोलिडेशन करना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड मॉडल, इफ द कंपनी इज इन्वॉल्व सब्सटेंशियली इन द इकोनॉमिक्स ऑफ अनदर कंपनी देन कंसोलिडेट, या अगर आप जो है ना वो सब्सटेंशियली इकोनॉमिक्स ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व हैं तो आपने कंसोलिडेट करना है। मींस आपने इतना ज्यादा उसकी इकोनॉमिक्स को होल्ड किया हुआ है कि आप उसे आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या उसे यू कैन से डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो उस तब भी आपने कंसोलिडेट करना है। वन, व्हेन यू हैव अ चार्ज टू रिस्क एंड रिवॉर्ड मॉडल ऑफ दैट अदर कंपनी, तब भी आपने कंसोलिडेट करना है, या आपके पास वोटिंग इंटरेस्ट 50% से ज्यादा है तब भी आपने उसे कंसोलिडेट करना है। तो ये इंटरेस्ट या रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे बढ़ता है? बाय परचेजिंग दीज ऑल सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, bonds, shares, each and type thing. So that is known as your two models of consolidated. या तो वोटिंग आपके पास ज्यादा हो या रिस्क एंड रिवॉर्ड में बहुत बड़ा आपका रोल हो। Consolidation of variable interest entities. The variable interest entity is an entity that one of the following characteristics, यानी उसके अंदर क्या क्या characteristics होती है? Insufficient equity investment at risk, बहुत कम आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी इक्विटी की वो एट रिस्क है। शेयरहोल्डर लैक डिसीजंस राइट, स्टॉक होल्डर डू नॉट एब्जॉर्ब द लॉस, यानी स्टॉक होल्डर्स वो जो लॉस है वो एब्जॉर्ब नहीं करते, और रिसीव बेनिफिट ऑफ नॉर्मल स्टॉक होल्डर, यानी कि ना तो वो एब्जॉर्ब करते हैं लॉस या रिसीव द बेनिफिट ऑफ नॉर्मल स्टॉक होल्डर, यानी दे आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टॉक होल्डर, दे नीदर टेक losses nor take benefit as like normal stockholder। तो इससे इसका मतलब होता है these are the variable interest entity, क्या कहेंगे इसे? variable interest entity and have the following characteristics। इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत कम रिस्क पे होती है, स्टॉक होल्डर्स के पास डिसीजन राइट नहीं होता, और ना ही ये रिस्क और लॉस में, लॉस एंड प्रॉफिट में स्टॉक होल्डर्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी वो एब्जॉर्ब नहीं करते। दैट मीन्स कंसोलिडेटेड ऑफ वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी वो होती हैं जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एंटिटी आप पे इन्वेस्ट कर रही है उसका इंटरेस्ट डिफरेंट है ऑर्गेनाइजेशन से, ना वो पैसा कमा रही है, ना वो रिस्क ले रही है, ना वो डिसीजन कर रही है, उससे बस आपके पैसे लगे हुए। तो दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट पर्पस अदर देन risk and return. Now variable interest entity, you can easily see that is entity is primary beneficiary, मतलब क्या entity जो है वो primary beneficiary, यानी कि it's Y variable interest entity, is entity is YE, is equity inadequate, यानी कि equity inadequate means वहां पे risk कम है, does investor lack of control, is investor absorb risk and losses, यानी कि adequate का मतलब है lower risk है, इन्वेस्टर के पास डिसीजन राइट नहीं है, इन्वेस्टर के पास रिसीव गेन नहीं होती। अगर वो कहता है कि तीनों चीजें नहीं है तो इट्स नॉट वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी, और इफ यस देन इट्स YEE। प्राइमरी बेनिफिशियरी टेस्ट के प्राइमरी बेनिफिशियरी क्या है? इज द एंटिटी इज अ प्राइमरी बेनिफिशियरी, यानी जो भी एंटिटी है वो प्राइमरी बेनिफिशियरी है तो डू नॉट कंसोलिडेट, नो, और इफ यस देन मींस वी शुड कंसोलिडेट। प्राइमरी बेनिफिशियरी किस तरह हो सकती है? या तो वोटिंग राइट पे हो सकती है या इकोनॉमिक में हो सकती है, तो दैट मींस वी शुड कंसोलिडेट और नॉट। दैट मींस if the entity is a primary beneficiary, then it means that we should consolidate, or if no then we should not consolidate, because पैसे तो लगाए हुए ना उसने, उसे इनकम तो मिलेगी, डिविडेंड तो मिलेगा, तो उसका वहां पे कह रहा है कि एब्जॉर्ब ना करे लॉसेज एंड रिसीव गेन्स, यानी कि यू डू नॉट ऑब्जॉर्ब लॉसेज और रिसीव गेन्स, यानी दोनों काम वो नहीं कर रहा। तो एट द एंड उस एंटिटी का कोई और पर्पस होगा ना, मीन्स टू से कि वो इसमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो होल्डिंग इंक्रीज करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स वी शुड कंसोलिडेट दीज होल एंटिटीज। Now FASB believe that fair value information is relevant for making effective decision. Fair value बहुत अच्छा है for making effective decision. Other express concern about fair value measurement for two reasons. The lack of reliability. Fair value की कोई method, कोई rule नहीं है. The ability to manipulate fair value measurement. You can easily manipulate. आप कहें एक कोने में जाएं एक चीज की प्राइस और है, दूसरे कोने में जाएं दूसरी चीज की प्राइस और है, तो which one is the fair value? कहां से पता लगेगी? So that is always be an issue on reliability and measurement of fair value. FASB में ये कहा गया बिजनेस डिसीजन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कंसर्न क्या है ये दो कि रिलायबिलिटी कम है और मैनिपुलेशन इजीली हो सकती है। Then disclosure of fair value information, financial information, no fair value option. Both the cost and the fair value of all instruments are to be reported in notes of financial statement. That must be done.
FASB also decided that companies should disclose information that enables user to determine extent of uses of fair value. यानी ये अपनी information जरूर disclose करें जिसमें ये पता लगे कि fair value किस हद तक use की गई है, and inputs used to implement fair value, और किस तरह कौन-कौन सी inputs दी गई to use fair value instruments. Then disclosure of fair value information, two reasons there for additional disclosure beyond the simple itemization of fair value. क्या reasons हैं? First one, differing level of reliability exists in measurement of fair value. वही reliability measures differ कर सकते हैं, इसीलिए आपको complete detail में additional disclosure बताने पड़ते हैं in terms of fair value. Changes in fair value of financial instrument, क्योंकि financial instruments की fair value हर थोड़े दिनों या क्या थोड़े दिन क्या फौरन ही change होती जा रही होती है, तो वो आपको डिफरेंटली रिपोर्ट कर रही होती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व वेदर फेयर वैल्यू ऑप्शन इज एम्प्लॉयड, यानी किस तरह के इंस्ट्रूमेंट. अब हेल्ड टू मैच्योरिटी में तो फेयर वैल्यू नहीं चाहिए होगी, तो दैट मींस आपको यही बताना होगा कि फेयर वैल्यू ऑप्शन किस सिक्योरिटी के लिए अप्लाई की गई है. Level of reliability fair value hierarchy, ये level 1 is the most reliable measurement because fair value is based upon quoted price. ये most reliable होता है, या inactive market जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमारे यहाँ prices होती हैं, that is fair value because these are the quoted prices. Level 2 is less reliable. It is not based on quoted market or quoted market prices for identical assets, but instead may be based on similar asset or liability. यानी आप कहते हो अच्छा ये वाला एसेट इसके बराबर है, ये अच्छा अगर पेट्रोलियम का अगर ये शेयर इतने का तो मे बी दूसरी कंपनी और पेट्रोलियम का भी शेयर तकरीबन इतने का हो. That is less reliable. And level 3 is the least reliable. It uses unobservable input that reflects the company assumption as the value of फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप इसमें बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन अजम्पशंस यूज करें कि इसमें कोई बहुत लीस्ट एक्चुअलिटीज एग्जिस्ट करती हों. Now there are certain relevant facts. GAAP classify investment as trading available for sale and held to maturity. IFRS use held for collection, trading and non-trading equity investment classification. That is the difference that exists among GAAP and IFRS. Then accounting for trading investment is same between GAAP and IFRS. यानी accounting of trading investment जो है वो same है GAAP and IFRS में. Held to maturity and held to collection are accounted at amortized cost. ये भी same है, यानी trading के लिए same है. Held to collection, held for collection और held to maturity, that is almost being on the amortized cost. Gain and losses related to available to sale GAAP and non-trading equity investment are reported in other comprehensive income. Means सिर्फ नाम चेंज है, ट्रीटमेंट सेम है. Both GAAP and IFRS use same test to determine whether equity method of accounting should be used or not. यानी equity method of accounting use करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, that use the same method. So that's the end of the today's lecture number 19. We have studied today are all the issues, fair value options, then we have studied the derivatives in detail, call options, then put options, then futures, then swaps, then hedging, then cash flows. We have studied each and everything of the investment, and that's the end of the today's lecture. Allah Hafiz.